गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज अभी का जो एडिटोरियल है, आज कितना तारीख है? 14 तारीख है। ठीक है, आज का हम लोग एडिटोरियल पढ़ेंगे। आज का एडिटोरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग लाइन बाय लाइन समझना। ठीक है, और मैं आपको हिंदी में एक एक लाइन का एक्सप्लेन करूंगा। और आप लोग क्या करना, एक नोटबुक लेके रखना, उसमें डिफ़िकल्ट जो वर्ड मीनिंग है उसको आप लोग नोट करते रहना। ठीक है, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें आपको आंसर राइटिंग लिखना है, उसमें आपको ये हेल्प करेगा जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को द हिंदू एडिटोरियल पेज पढ़ने में बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि द हिंदू टफ वर्ड यूज़ करता है, तो वो 1 घंटा 2-3 घंटा उसी में टाइम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसको समझने में। ठीक है, इसीलिए मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊँगा। आप एक बार मेरे से समझो, उसके बाद जाके आप खुद से पढ़ना, एक बार ज़रूर पढ़ना। इससे आपको हैबिट हो जाएगा पढ़ने का, और आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको अप्रोच करना है, किस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकॉन को दबा देना। ठीक है, और पूरा वीडियो देखना यार, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, प्लीज़ यार, नया चैनल है तो थोड़ा सपोर्ट करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मोर देन जस्ट एन एड्रेस, तो इसका क्या मतलब है हेडिंग का? अभी हम लोग नीचे समझते हैं। मतलब हेड, ये एक एड्रेस नहीं है, उससे भी ये कुछ ज़्यादा है, लेकिन अब बीच इस आर्टिकल के बीच में क्या है वो हम लोग समझते हैं। The first session of every new parliament in the United Kingdom requires the election of the speaker to be completed and members of both the houses to take oath। तो जो फर्स्ट सेशन होता है ना यूनाइटेड किंगडम में, उसमें क्या होता है, उसमें जो भी स्पीकर है ना, मतलब असेंबलीज़ के, उनकी इलेक्शन होती है, उसकी इलेक्शन को कंप्लीट करते हैं, और जितने भी मेंबर हैं वो सभी क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। नाइदर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट कैन प्रोसीड विद एनी पब्लिक बिजनेस इन एनी फर्दर सेशन अनलेस इट इज़ ओपनड आइदर बाय द किंग हिमसेल्फ और बाय लॉर्ड्स कमिश्नर्स एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ। तो तब तक कोई भी किसी भी सेशन में कोई भी बिजनेस की या किसी और बिल की या किसी और चीज़ की डिस्कशन नहीं होगी, जब तक उसको जो किंग होता है वहाँ का यूनाइटेड किंगडम का, जब तक वो उसको खुद से आके इनागोरेट नहीं करेगा, ओपन नहीं करेगा, या फिर जो लॉर्ड कमिश्नर होता है किंग का, वो उसके बिहाफ पे उसको ओपन नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद तो जो मैं ब्लू कलर में इसको मैंने मार्क किया ना, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको इसके साथ ही चलना है। द किंग्स स्पीच इज़ दस द formal beginning of each new session of the parliament and states that the government's policies and the intended program of business for the forthcoming session। तो जो किंग का जो मतलब जो किंग स्पीच देता है ना, तो वो मतलब इनागोरेशन, ओपनिंग होता है, जो जब भी नया सेशन शुरू होता है पार्लियामेंट का, तो वो एक ओपनिंग की तरह उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, और वो क्या बताता है, जो अपकमिंग पॉलिसीज़ है ना गवर्नमेंट की, उसको बताता है। ठीक है, द किंग्स स्पीच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द इनकम्बेंट गवर्नमेंट। इनकम्बेंट का मीनिंग लिख दीजिए, जो गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करती है, मतलब जो भी प्रेजेंट में वहाँ की सत्ता है। तो किंग की जो स्पीच है वो कौन प्रिपेयर करता है, जो गवर्नमेंट है वो प्रिपेयर करती है। एंड ए कॉपी ऑफ इट इज़ गिवन टू हिम बाय द लॉर्ड चांसलर। तो जो लॉर्ड चांसलर होता है ना यूके का, वो उसकी कॉपी प्रोवाइड करता है किसको, प्रेसिडेंट को। अब आगे सेकंड हेडिंग, स्पेशल एड्रेस। अब इंडिया के साथ इसको कैसे लिंक किया गया है। एज इंडिया अडॉप्टेड द वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिसाइडेड ऑन मई 18, 1949 टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। तो आपको पता है जो इंडिया का जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो वो किस पे, मतलब इंडिया ने जो क्या बोलते हैं उसको, जो अपना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना इंडिया में, मतलब क्या है कि जो भी मिनिस्टर है वो, मतलब प्राइम मिनिस्टर है, वो विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिएक्ट करेगा, उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इसमें और भी बहुत सारे मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मीनिंग है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। मतलब प्राइम मिनिस्टर, इसमें मोनार्ची नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मतलब खुद से डिसीजन लेगा, यहाँ उसको मतलब विद एड ऑफ जो उसके मेंबर है उसके मतलब हेल्प करना पड़ेगा उसकी। तो ये मॉडल उन्होंने कहाँ से उड़ाया है, ये वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो मई 18, 1949 को क्या डिसाइड किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कि हम लोग इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, एक स्पेशल एड्रेस जैसे यूके में होता है ना। उसके बाद आर्टिकल 87 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट टू मेक ए स्पेशल एड्रेस। जो आर्टिकल 87 है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर दो या फिर मार्क कर देना। वो ये मतलब अनुमति प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट को एक स्पेशल एड्रेस देने की, बिफोर दी मतलब बोथ स्पेशल एड्रेस टू बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल्ड ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। तो फर्स्ट सेशन जब होता है ईच ईयर का, तो उसमें क्या करता है, प्रेसिडेंट एड्रेस करता है दोनों हाउसेज को। द प्रेसिडेंट हैज़ टू इन्फॉर्म पार्लियामेंट ऑफ द कॉजेज ऑफ इट्स समन्स। तो मतलब प्रेसिडेंट को क्या बताना होता है, उसका जो मतलब वो क्यों मतलब उपदेश दे रहा है, समन का मतलब होता है उपदेश देना, तो उसको वो चीज़ें बतानी है। सिमिलरली आर्टिकल 166
76 रिक्वायर्स द गवर्नर टू मेक ए स्पेशल एड्रेस। अभी सेंटर में 87 आ गया और स्टेट में मतलब जो गवर्नर एड्रेस करेगा वो 176 आर्टिकल के अकॉर्डिंग करेगा। लेजिस्लेटिव असेंबली एंड टू बोथ हाउसेस वेयर एवर द स्टेट आल्सो हैज़ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये मतलब कहाँ पे होता है, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली हो एंड टू बोथ, लेजिस्लेटिव असेंबली में करता है या फिर जिस यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल हो वहाँ पे ये गवर्नर जो है वो एड्रेस करता है। द लैंग्वेज ऑफ दिस प्रोविजंस वर बोरोड फ्रॉम द रूल्स ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। तो इसकी जो लैंग्वेजेज है प्रोविजन की, ये कहाँ से ली गई हैं, ये हाउस ऑफ कॉमन से ली गई है। हाउस ऑफ कॉमन क्या है, ये लोअर हाउस होता है, ठीक है, कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होता है, वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू स्पीकिंग इन द लोकसभा on February 1960 stated that the president's address is nothing but statement of policy of the governor। तो क्या बोला था उन्होंने कि जो मतलब जो पार्लियामेंट का जो एड्रेस है ना वो सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये क्या है, मतलब सॉरी उसने क्या बोला था कि ये एक एड्रेस नहीं है, ठीक है, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, जो पॉलिसी होती है ना गवर्नमेंट की वो है, ये सिर्फ एक नॉर्मल एड्रेस नहीं है। ये किसने बोला था, जवाहरलाल नेहरू ने। ही ऑब्जर्व्ड इफ़ द प्रेजिडेंट्स एड्रेस हैज़ एनीथिंग रॉन्ग इन इट और ऑब्जेक्शनेबल इन इट इज़ द गवर्नमेंट टू ब्लेम। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला कि अगर इसमें कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल होता है, क्योंकि अब प्रेसिडेंट खुद तो प्रिपेयर नहीं करेगा ना जो उसको बोलना है, वो कौन प्रिपेयर करता है, गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है, जैसे यूके में होता है, ठीक है। तो अभी क्या बोलता है वो कि अगर इसमें कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल पाया जाता है तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट की गलती नहीं है, गवर्नमेंट को मतलब सॉरी प्रेसिडेंट की गलती नहीं है, किसकी गलती है, गवर्नमेंट की गलती है, क्योंकि उसी ने प्रिपेयर किया है। एंड इट इज़ ओपन टू ऑनरेबल मेंबर्स टू क्रिटिसाइज और कंडेम्ड गवर्नमेंट। तो उसमें क्या है, उसके जो मेंबर्स हैं वो उसको कंडेम्ड भी कर सकते हैं, उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज देयर इज सच स्टेटमेंट इन इट विच दे डिसअप्रूव ऑफ। मतलब अगर वो किसी स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते हैं तो वो उसको क्या कर सकते हैं, क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। द कोलकाता हाई कोर्ट वाइल इंटरप्रेटिंग दिस आर्टिकल इन सईद अब्दुल मंसूर हवीदुल्ला वर्सेस द स्पीकर वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली 1966 हेल्ड दैट द स्पेशल एड्रेस इज़ नॉट एन आइडल। आइडल का मीनिंग लिखिए, ठीक है, आइडल का मीनिंग होता है इन यूजलेस। तो एक केस जो हुआ था वो हुआ था सईद अब्दुल मंसूर हबीबुल्ला वर्सेस स्पीकर हुआ था, ये हुआ था वेस्ट बंगाल में। तो इसमें क्या बोला था, कोलकाता हाई कोर्ट ने कि जो ये स्पेशल एड्रेस है ना ये सिर्फ एक मतलब सिर्फ एक यूजलेस और सेरेमोनियल फॉर्मेलिटी नहीं है, ठीक है, ये यूजलेस चीज़ नहीं है। इट कीप्स द मेंबर इन्फॉर्म्ड अबाउट द एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज़ एंड लेजिस्लेटिव प्रोग्राम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये क्या बताता है, जो फ्यूचर प्रोग्राम्स आने वाले हैं लेजिस्लेटिव असेंबली या एग्जीक्यूटिव में उनको भी बताता है, ठीक है। द हाई कोर्ट फर्दर ऑब्जर्व दैट द नॉन डिलीवरी ऑफ द स्पेशल एड्रेस हैम्पर लेजिस्लेटिव डिबेट्स एंड बजटरी क्रिटिसिज्म। तो वो क्या बोलता है कि अगर ये किसी तरह से मतलब डिलीवर नहीं किया जाएगा तो इससे क्या होगा, लेजिस्लेटिव डिबेट्स होंगी ऑफ द स्पेशल एड्रेस हैम्पर्स लेजिस्लेटिव डिबेट्स, मतलब लेजिस्लेटिव डिबेट्स में बाधा आएगी इससे अगर स्पेशल एड्रेस नहीं किया जाएगा। और बजटरी भी क्रिटिसिज्म होगा, जब बजट बनेगा तो उसमें भी क्रिटिसिज्म होगा, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट पहले ही बता देगा थोड़ी बहुत पॉलिसी तो उससे क्या होगा, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो लेजिस्लेटिव डिबेट्स में भी बाधा आएगी, हैम्पर का मतलब होता है बाधा आना, और बजटरी क्रिटिसिज्म भी होगा, बजट के बाद बहुत सारा क्रिटिसिज्म होगा, जो तो वैसे भी होता ही है। Thus both in the UK and India it is a time honored constitutional convention का मतलब होता है सम्मेलन that the king or the president or the governor must read out the exact text of the speech or special address which informs the nation or the state of the policies that an elected government intends to pursue। तो क्या है, यूके में भी होता है और ये इंडिया में भी होता है, इंडिया में प्रेसिडेंट भी करता है, गवर्नर भी करता है स्टेट लेवल पे। तो ये एक स्पेशल एड्रेस है, इसमें क्या होना होता है, एग्जैक्ट टेक्स्ट होता है ना जो स्पीच का वही बोलना होता है गवर्नर को, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता वो, जो कि कौन लिख के देता है, जो कि स्पेशल एड्रेस होता है, जो कि लिख के कौन देता है, इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होती है वो लिख के होती है, मतलब जो कुछ भी वो कहना चाहती है इंटेंटेड टू परस्यू वही उसको बोलना है, उसमें वो चेंज नहीं कर सकता। There has never been an incident of the monarch in the UK departing from the official text of his speech। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ यूके में कि जो मोनार्च है, जिसको जो किंग है, जिसको ये एड्रेस पढ़ना है, उसने कभी भी मतलब जो एड्रेस लिख के दिया उसके अलावा कुछ अपनी मर्जी से कुछ बोला हो। द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु आनंद रवि मेड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री इन द स्टेट बाय ओमिटिंग सर्टन पैराग्राफ्स एंड डिपार्टिंग फ्रॉम द ऑफिशियल टेक्स्ट ऑफ हिज स्पेशल एड्रेस। अभी तमिलनाडु में क्या हुआ, इसीलिए ये इशू थोड़ा है ना, ये अभी करंट अफेयर में है, ठीक, करंट में है। तो अभी तमिलनाडु में एक गवर्नर था, उसने क्या किया ना, उसने क्या किया, जो स्पीच उसको लिख के दिया था ना गवर्नमेंट ने, इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसने उसको अमिट कर दिया, उसको छोड़ दिया,
और उसने अपने उसमें डाल दिया, मतलब अपने वर्ड्स उसमें डाल दिए। वो ऑफिशियल जो टेक्स्ट था उससे वो डिपार्ट कर गया, उससे हट गया, उसने अपनी मर्जी से जो उसका मन था उसने वो कुछ ऐसा लाइनें बोल दी। इस ये कब बोली उसने? 2023 में, जो ओपनिंग सेशन था तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली का। It is interesting that during the Constitution Assembly's debates, Professor K.T. Shah proposed that an amendment to Article 87 giving discretion to the President to also make an address on the particular issues of policy he deems suitable for such address। तो क्या है, के.टी. शाह ने क्या बोला था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब डिबेट हो रही थी? उसने बोला था जो ये आर्टिकल 87 है ना, इसको हम लोग अमेंडमेंट करते हैं। इसका मतलब उसने एक अमेंडमेंट प्रपोज किया था जो क्या करेगा, एक डिस्क्रिशनरी मतलब उसको मतलब स्वतंत्रता, एक इंडिपेंडेंट देगा प्रेसिडेंट को। वो क्या करेगा, वो मतलब जो है ना, डिस्क्रिशन टू द प्रेसिडेंट टू आल्सो मेक एन एड्रेस, वो एक एड्रेस मेल करेगा ऑन अनदर, किसी और इशू पे भी वो एड्रेस मतलब दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट ने उसको लिख के दिया उसको वही बोलना है, तो उसने मतलब जो भी उसको सूटेबल लगता है तो वो बोल सकता है। लेकिन दिस अमेंडमेंट वॉज रिजेक्टेड बाय बी आर अम्बेडकर ने इस अमेंडमेंट को रिजेक्ट कर दिया। उसने बोला कि यो लिख के दिया है गवर्नमेंट ने, वही वो स्पेशल एड्रेस में बोलेगा, ठीक है। पॉइंटेड आउट दैट द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 86 हैड द राइट टू एड्रेस आइदर हाउसेज और बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट टुगेदर एंड पार्लियामेंट हैड टू असेंबल फॉर दिस पर्पस। तो उसने बी आर अम्बेडकर ने ये कह के इसको रिजेक्ट कर दिया कि आर्टिकल 87 है ना, जो वो ऑलरेडी पावर देता है प्रेसिडेंट को वो कभी भी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को बुला सकता है और कभी भी उनको एड्रेस कर सकता है, ठीक है। और उनको आना पड़ेगा इस एड्रेस में, ठीक है। तो हम लोग उसको 87 में क्यों दे, जब 86 उसको अलग से पावर कर रहा है प्रेसिडेंट को, तो इसमें हम लोग उसको क्यों डालें? इसमें तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकता है ना, जो उसका मन चाहेगा आर्टिकल 86 के गार्डिंग। तो 87 में हम लोग उसको डिस्क्रिशनरी पावर क्यों दें, ठीक है। सिमिलरली पावर वाज गिवन टू द गवर्नर अंडर आर्टिकल 175। अच्छा, सेंटर में जो पावर मिलती है वो मिलती है 87 के अकॉर्डिंग, और जो स्टेट में गवर्नर को पावर मिलती है वो 165 के अकॉर्डिंग मिलती है। ये दोनों आर्टिकल आप लोग याद रखना। दस व्हेन देयर इज एन इंडिपेंडेंट पावर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 175, इट इज सीरियस इम्प्रियोरिटी फॉर एनी गवर्नर और इवन द प्रेसिडेंट टू ओमिट सेवर पैराग्राफ फ्रॉम सच स्पीच प्रिपेयर बाय द इनकम्बेंट गवर्नमेंट। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर स्पेशल पावर दिया गया है गवर्नर को आर्टिकल मतलब 175 के अकॉर्डिंग कि वो कभी भी असेंबली को बुला सकता है, तो फिर ये एकदम मतलब इम्प्रोप्रियटी मतलब एक मिस्टेक होगी गवर्नर के लिए कि वो कुछ भी एमिट करे जो उसको लिख के किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये एक मिस्टेक होगी उसके लिए, मतलब ठीक है, गलती माना जाएगा इसको, क्योंकि ऑलरेडी उसको पावर दिया गया है 175 आर्टिकल के अकॉर्डिंग कि वो एड्रेस कर सकता है अपनी जो भी उसको कहना है। तो वो फिर जब गवर्नमेंट ने जो लिख के दिया उसको क्यों वो स्किप कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं The Supreme Court has held that constitutional conventions are as much as part of the Constitution as its written text। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोला कि जो भी ये कॉन्स्टिट्यूशन सम्मेलन होते हैं ना, ये उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखित चीज़ें हैं, ठीक है। एंड इट इज़ वेल सेटल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कंसिस्ट ऑफ नॉट ओनली एडियरेंस का होता है किसी चीज़ को मानना टू द रिटन टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट आल्सो टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस। तो उन्होंने क्या बोला था कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है ना, मोरालिटी का मतलब है जो मतलब सही तरीके से चलना किसी चीज़ को, तो वो क्या है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि हमको सिर्फ जो है वो रिटन टेक्स्ट को ही मान के चलना है, जो लिखा है वही मानना है। जो सम्मेलन के लिए जो मतलब जो सम्मेलन में जो हमको बोलना है वो भी हमको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बोलना चाहिए। दिस कन्वेंशन फिल दी इंटरस्टाइसिस का मतलब होता है गैप को फिल करना ऑफ ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनेबल इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये जो सम्मेलन होते हैं ना, ये क्या करते हैं, अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाते हैं लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इसलिए इनको हमको कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से फॉलो करना चाहिए। आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द गवर्नर कंप्लीट इम्यूनिटी फ्रॉम एनी इलीगल एक्शन बिकॉज आवर फाउंडिंग फादर्स होप दैट द गवर्नर्स वुड मेंटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ रेस्टिट्यूड एंड प्रोप्रिएटी। तो आर्टिकल 361 ना जो उसने क्या किया था, उसके अकॉर्डिंग वो उस आर्टिकल ने कंप्लीट इम्यूनिटी प्रोवाइड की थी किसको, गवर्नर को, कि उसके खिलाफ कोई भी केस नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे वो बिलीव करते थे कि गवर्नर जो है वो क्या करेगा, हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करेगा, हाई स्टैंडर्ड ऑफ रेस्टिट्यूट का मीनिंग लिखिए आप, इंसाफ करेगा, और प्रोप्राइटी मतलब जस्टिफिकेशन देगा, मतलब सूटेबल होगा, ठीक है। वो ये मानते थे, इसीलिए उन्होंने 361 आर्टिकल लाया कि उस पर कोई भी मुकदमा नहीं चल सकता, किस पे, गवर्नर पे।
उसके बाद इट इज़ डिस्टर्बिंग दैट सीरियस ब्रीचेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन कंटिन्यू टू बी मेड बाय द गवर्नर्स इन दिस स्टेट। तो मतलब ये बहुत टेंशन वाली बात है कि जो गवर्नर है ना हमारे, वो कंटिन्यूसली ब्रीच करते रहते हैं, मतलब उल्लंघन करते रहते हैं मतलब कानूनों का या फिर कन्वेंशंस का। तो जो कि अपोजिशन पार्टी के होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अपने गवर्नमेंट की बात को ही रखते हैं ज़्यादा। जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसको मतलब साइड लाइन कर देते हैं। दिस स्वेयरिंग इन ऑफ ए चीफ मिनिस्टर अर्ली मॉर्निंग, the continued friction now between the governor and the ruling party in Kerala and formerly in the West Bengal, the omission to invite the single largest party to form a government in Manipur and Goa, the deliberate delay in providing assent to bills passed by the elected legislature in Tamil Nadu are some of the disturbing examples that not met any censure। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, जैसे मतलब क्या करते हैं, सुबह सुबह ही क्या करते हैं ये लोग, मतलब ओथ ले लेते हैं जो गवर्नर है। जैसा महाराष्ट्र में हुआ था, जल्दी जल्दी गवर्नमेंट बना दिया, ठीक है, जो फडणवीस ने जो जल्दी जल्दी सुबह सुबह ही ओथ ले ली। मतलब ये क्या किया गवर्नर ने, क्या किया एकदम, मतलब जल्दी जल्दी वो कर दिया, ठीक है। द कंटिन्यूड फ्रिक्शन नाउ बिटवीन द गवर्नर एंड द रूलिंग पार्टी इन केरला, जैसे केरला और जो रूलिंग पार्टी है और गवर्नर के बीच में बहुत सारे टेंशन चल रही है। ये मैक्सिमम हर स्टेट में चलती है, जैसे दिल्ली में भी चलती है, ठीक है। उसके बाद एंड फॉर्मली इन वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में तो ये काफ़ी ज़्यादा चलती है, द ओमिशन टू इन्वाइट द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टू फॉर्म ए गवर्नमेंट इन मणिपुर एंड गोवा। मणिपुर और गोवा में जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो उसने जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी वहाँ की, उसको बुलाया ही नहीं, ठीक है। द डेलिब्रेट डिलेज इन प्रोवाइडिंग एसेंट टू बिल्स, अब क्या करते हैं गवर्नर जो है वो एसेंट ही नहीं प्रोवाइड करेंगे, बिल को पास ही नहीं होने देंगे, पास्ड बाय द लेजिस्लेटर इन तमिलनाडु में कोई भी मतलब बिल पे बहुत ज़्यादा रोक लगाई हुई है गवर्नर ने। तो ये एकदम डिस्टर्बिंग एग्जाम्पल्स है, ठीक है, जिनका अभी भी कोई निवारण नहीं हुआ है। सेंसर मतलब होता है, सेंसर का मतलब होता है निंदा नहीं हुई है, दैट हैव नॉट येट मैन एनी सेंसर। अच्छा अब रोल ऑफ गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं। द स्पेशल एड्रेस ऑफ द गवर्नर इज़ एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, ये एक जरूरी ड्यूटी है उसकी, विच इज़ परफॉर्म्ड विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड। तो ये किसकी एड पे करता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, जिसमें चीफ मिनिस्टर हेड होता है। द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ द गवर्नर इज दैट ऑफ द एल्डर स्टेटमेंट्स विच हु ब्रिंग्स ए सेंस ऑफ ग्रेविटस का मीनिंग होता है गंभीरता, टू दिस हाई ऑफिस। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है जो गवर्नर का, वो जो गवर्नर है उसको एकदम एल्डर सिटीजन माना जाता है, स्टेट्समैन माना जाता है। तो और वो क्या करता है, एक ग्रेविटस, एक गंभीरता प्रोवाइड करने के लिए है, किसको, जो हाई ऑफिस है। एंड बाय हिज ओथ मस्ट प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, और जो उसकी ओथ है वो क्या करती है, डिफेंड करती है, प्रिजर्व रखने का काम करती है, किसको, कॉन्स्टिट्यूशन और कानून को। द रेजिडेंट्स ऑफ राजभवन्स मतलब जो गवर्नर का हाउस होता है, आर एक्सपेक्टेड टू बी अवर पॉलिटिकल पार्टीज। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो गवर्नर है वो पॉलिटिक्स से थोड़ा हटके हो, ठीक है, जो पॉलिटिक्स होती है। एंड शुड नॉट हैम्पर का होता है बाधा डालना, द फंक्शनिंग ऑफ ड्यूली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट है ना उसमें वो ज़्यादा बाधा ना डाले, ठीक है, जो भी उसके बिल हैं उसको एक्सेंट दे दे, ठीक है, ये हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। इट इज़ ए ट्रिब्यूट टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट कॉन्टिन्यूज टू बी द स्टील फ्रेम ऑफ इंडियाज रिपब्लिक डेमोक्रेसी एंड हैज़ सर्वाइव फॉर ओवर 70 ईयर। तो एक मतलब ये ट्रिब्यूट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कि जो मतलब दैट इट कंटिन्यूज टू बी द स्टील फ्रेम ऑफ इंडियस रिपब्लिक, जो गवर्नर है, जो प्रेसिडेंट है, वो एक स्टील फ्रेम की तरह रहते हैं, मतलब रिपब्लिकन डेमोक्रेसी के, और जो हमारी 70 साल से अभी तक हमारी डेमोक्रेसी चल रही है। बट देयर इज़ ऑलवेज द डेंजर दैट दिस फ्रेम कैन बी क्रोडेड। तो लेकिन ये हमेशा लगा रहता है कि ये जो डेंजर है ना, ये जो मतलब फ्रेम है ना, ये एकदम क्रोड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एंड डिस्ट्रॉयड बाय शॉर्ट साइटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, और जो जल्दी जल्दी में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं इनकी वजह से ये डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, एंड बाय रिपीटेड ब्रीचेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस, और अगर आप बार बार उल्लंघन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन सम्मेलन का, इससे भी ये ख़त्म हो सकता है जो ये स्टील फ्रेम बना हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड द इवन ग्रेटर डेंजर इज दैट नो वन प्रेडिक्ट व्हाई व्हेन द टिपिंग पॉइंट विल कम। टिपिंग पॉइंट होता है मतलब एकदम मतलब झुक जाना, एकदम ख़त्म हो जाना। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि कब ये जो हमारा स्टील फ्रेम है ना, मतलब मजबूती है ना कॉन्स्टिट्यूशन की, ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर समझ आया चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ भाई, सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, लाइक करो, कमेंट करो। ओके, जय हिंद।